हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हमने बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9 कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ मैंने इसके ऊपर के जितनी भी चीज़ें हैं आपको पढ़ा दिया था। और आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे से डाउट्स पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड और व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि पहले से ही डिसाइड करना कि कितना खर्च करना है। हमारे पास जो फंड्स आए हैं, जो हमारे पास पैसा आया है, उसमें से कितना पैसा हमें खर्च करना है, कितना पैसा खर्च नहीं करना। अदर वर्ड्स में सबसे पहला पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि हमारे जो बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो इजीली चल सके। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा हमारे पास। और डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। अब इसमें क्या दे रखा है, द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग वहां से शुरू हो जाती है जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी को टोटल पैसे की कितनी जरूरत है, टोटल पैसा कितना हमें जरूरी है, वो डिसाइड करते हैं। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर डू द सेल्स फॉरकास्ट एंड इफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अपीयर टू बी ब्राइट एंड एक्सपेक्ट इंक्रीज इन सेल, देन फर्म नीड्स टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो फाइनेंस मैनेजर है वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमारा जो फ्यूचर है उसमें जो हमारी सेल्स है वो कितनी होने वाली है। और अगर उन्हें लगता है कि भाई अच्छी खासी सेल्स होगी तो वो अपने प्रोडक्शन को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। विच मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। Higher level of production and increase in sales will require higher fixed as well as working capital. अगर आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हो, सेल्स आपको ज्यादा चाहिए, तो आपको फिक्स कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ेगी और वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इसके आगे हम जानते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, यहाँ सेकंड पॉइंट हमसे दे रखा है, आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो होता है कि कहाँ से पैसा आएगा। फाइनेंस में बी इंटरनली जनरेटेड बाय द बिजनेस और कैपिटल में हैव टू बी रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, लोन है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एक बड़ा कंसेप्ट है और इसका जो स्कोप है वो सिर्फ रेजिंग तक नहीं है, आपको पैसा लाना ही नहीं है, आपको कहाँ लगाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? सबसे पहले, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तब आपके पास पैसा होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए जब भी उसको आवश्यकता हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करने के लिए, डे टू डे जो एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए। इट एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, हमेशा जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़े तब पैसा उनके पास अवेलेबल हो। Along with availability, financial planning also try to specify the source of finance. इसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आए। देन सेकेंड है, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, यानी कि जो फर्म है वो गलत जगह पैसा नहीं लगा दे या गलत जगह से पैसा नहीं ले ले, इसके बारे में भी ध्यान में रखना। एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इन एडुकेट और शॉर्टेज ऑफ फंड। अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है तो अभी वो एक तरीके से आपके लिए हानिकारक है। इफ देयर इज सरप्लस मनी, फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एज कीपिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडल इज अ ग्रेट लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन।
अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया है तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उस पैसे को आप अच्छी अच्छी जगह लाओगे जहां पे आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म में भी आता है और लॉन्ग टर्म में भी आता है। लॉन्ग टर्म में जो हमारा खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में देखा जाता है, और शॉर्ट टर्म में हमारा जो होता है वो बजट के रूप में देखा जाता है। बजट हमारा 1 ईयर का भी हो सकता है और उससे कम का भी हो सकता है। तो फिर आपको दे रखी इंपोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करोगे तो उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है। सबसे पहला, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। जो हमारी फर्म है फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी है या लॉसेज है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होती है। इट हेल्प्स इन forecasting what may happen in future under different business situation. For example, if there is prediction of 20% growth in sales, however it may happen that growth rate turn out to be 10% or 30%, the financial planner prepare the blueprint of these three situations so that management must know what to do in each situation. यानी कि मान लीजिए आपने प्रिडिक्शन करा कि 20% हमारी जो सेल्स की ग्रोथ होगी, लेकिन जो ग्रोथ हुई वो 10% हुई या 30% हुई, तो जो भी हमारे मैनेजर है वो तीनों कंडीशंस की अपने पास प्रिंट रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसका रीजन क्या था। फिर सेकंड है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस में झटके लगते रहते हैं, जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा अडानी जी के थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, फ्यूचर में होने वाले जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए आपने पहले से ही अपने प्लान्स वगैरह तैयार कर रखे हैं कि आप उसे कैसे कैसे टैकल करेंगे। थर्ड है, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। अगर आप हर काम अपना प्रॉपर प्लानिंग से करते हो तो उसमें होने वाले जो रिस्क है या फिर ऐसी एक्टिविटी है जो आपके फर्म के लिए जरूरी है ही नहीं, वेस्टेज एक्टिविटी है, तो आप उसे इग्नोर कर पाते हैं। फिफ्थ है, लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर बाय एंटिसिपेटिंग सेल ग्रोथ एसेट्रा। फ्यूचर से इसको मैच करने की कोशिश करी जाती है, एक तरीके से लिंक बनाया जाता है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसके बीच का लिंक होता है। मेक इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, जो भी हमारे साथ चीजें होती हैं उनके बारे में पहले से ही पता लगा लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करके। तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। फिर आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारी जो कंपनी का ढांचा है वो कैसा होना चाहिए। मीनिंग, capital structure means the proportion of debt and equity used for financing the operation of business। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितना हम पोर्शन रखेंगे डेप्ट का यानी कि कर्जा, और वो भी लंबे समय का, और कितना रखेंगे इक्विटी का जो कि हमारे ओनर्स फंड का हिस्सा होता है। तो अदर वर्ड्स में बात करी जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कि कितना आप हिस्सा डेप्ट का रखने वाले हैं और कितना इक्विटी कैपिटल का। What kind of capital structure is best for a firm is very difficult to define। फर्म के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कितना डेप्ट रखा जाए या कितना इक्विटी, वो डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर वो होना चाहिए जिससे हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। डेप्ट एंड इक्विटी अलग अलग होते हैं, कॉस्ट के हिसाब से भी, रिस्क के हिसाब से भी। एज डेप्ट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट बट इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटीज, वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी बट दीज आर सेफ सिक्योरिटी। कर्जा लेना काफी आसान रहता है लेकिन ये रिस्की होता है, ठीक है। और इक्विटी रिस्की नहीं होता लेकिन एक्सपेंसिव होता है, तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो debt is risky because payment of regular interest on debt is a legal obligation of the business। अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो टाइम टू टाइम आपको उसकी ब्याज देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये रिस्की है। In case they fail to pay debt, security holders can claim over the asset of the company। अगर पैसा देने में वो असमर्थ हो गए तो जिनके पास उनकी चीजें हैं वो उसके खिलाफ, उसकी एसेट के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ सिक्योरिटी फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के पास कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता डिविडेंड पे करने का शेयरहोल्डर्स को, और अगर घाटे में चल रही है, अगर घाटे में चल रही है
these expensive security, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस इफेक्ट करता है हमारी कंपनी के प्रॉफिट को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी। अगर अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, जो प्रॉफिट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल लेवरेज की बात करी जाए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करी जाए, वही है डेप्ट अपॉन इक्विटी, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बात करी जा रही है। With debt fund, company fund and earning increase because debt is a cheaper source of finance, but it is very risky to involve more debt in capital structure. जो हमारा डेप्ट फंड होता है उससे हमारी अर्निंग यानी कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आप डेप्ट फंड को ज्यादा इंक्रीज करोगे तो ये रिस्की भी रहता है हमारे लिए। So more debt will result in increase in earning only when rate of earning of the company ROI should be more than rate of interest of debt। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर डेप्ट आप कर्जा ले रहे हो तो वो आपकी अर्निंग जब भी इंक्रीज कर पाएगा जब आपकी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके रिटर्न में आपको जो पैसा मिल रहा है, जो ब्याज है, वो ज्यादा है आपकी डेप्ट की ब्याज से। तो if rate of interest is more than the earning or ROE of the company, then more debt means loss for company। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है। देखिए एक सिचुएशन है पहला, जहाँ पे टोटल कैपिटल 50 लाख की है और सारा का सारा इक्विटी है, डेप्ट कुछ नहीं है, टैक्स 30% है और हमें दे रखा है EBIT और हमें निकालना है EAT या फिर आप कह सकते हो EPS। अब EBIT दे रखा है तो EBIT को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ये जो EBIT है 7 लाख। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने कर्जा लिया ही नहीं है, टैक्स है 30%, तो 7 लाख का 30% 2,10,000 आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका माइनस करके कितना आएगा 4,90,000। अब 4,90,000 आ गया है और शेयर्स कितने हैं 5 लाख, तो 4,90,000 को 5 लाख से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। जैसे इनमें सॉल्व भी किया हुआ नीचे देखते हैं, ये वाले देखिए 0.98 EPS को निकाला है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी वाली सिचुएशन में हमारा जो EBIT वो इतना था, ठीक है। अब जो कर्जा ले रखा था, डेप ले रखा था, वो हमने ले रखा था शायद 10 लाख का दूसरी वाली सिचुएशन में। ये देखिए 10 लाख का कर्जा है तो इस पर 10% का इंटरेस्ट भी जाएगी तो 1 लाख हो जाएगी। तो ये हमारा जो EBIT है 7 लाख, इसमें 1 लाख रुपए माइनस किए जाएंगे। देखिए ये 7 लाख में से 1 लाख ब्याज के माइनस किया तो 6 लाख बचे, फिर 30% टैक्स माइनस किया तो 4,20,000 बचे। अब 4,20,000 से और शेयर से 4 लाख डिवाइड किया तो 1.05 आया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे डेप्ट लिया जा रहा है, यहाँ डेप्ट नहीं था तो EPS आया 0.98, यहाँ 10 लाख का डेप्ट था, यहाँ 20 लाख का डेप्ट था, तो ये EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अर्निंग पर शेयर आपका जब भी बढ़ेगा, जब भी अच्छा होगा, जब ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपका ज्यादा होना चाहिए डेब्ट की इंटरेस्ट से। अगर वो ज्यादा नहीं है तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। तो ये आपको सिचुएशन के हिसाब से समझाया है और यहाँ पे आपको ROI भी दे रखी है। ROI यहाँ पे कितना दे रखा है 6%, ROI यहाँ कितना दे रखा है 6%, इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%, तो ये बेनिफिशियल नहीं है EPS के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इक्वेशन को सॉल्व करके बताया है। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, जब आप डिसीजंस पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन, द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। अगर हमें डिसीजन लेना है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का तो हमें ये बात ध्यान में रखते हुए लेना पड़ता है कि कंपनी कैश फ्लो कितना जनरेट कर पाती है। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन। कंपनी एक लीगल ऑब्लिगेशन पर होती है कि उसको ये पैसा तो देना ही देना है, किन किन को, जो हमारे डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनको, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर उन्हें डिविडेंड देना पड़ेगा, हमने किसी से लोन लिया है तो आपको प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है ना।
Sometimes company makes sufficient profit but it is not able to generate cash inflow for making payment. कभी कभी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट आता है लेकिन वो कैश फ्लो जनरेट करने में या पेमेंट करने में अनेबल रह जाती है. द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट वॉच या match with the obligation of making payment, because if company fails to make fixed payment it may face insolvency. जब भी कंपनी कोई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी तो कंपनी के पास जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, कितना पैसा आना है कितना नहीं आना है, उसको पहले ध्यान में रखते हुए करें. क्योंकि अगर ये जो फिक्स पेमेंट उस कंपनी को करना ही करना है वो अगर करने में फेल हो गई तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है. तो बिफोर इंक्लूडिंग द डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को मस्ट एनालाइज करना चाहिए कि उसके पास प्रेजेंट में जो कैश फ्लो है वो कितना है. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कंपनी एम्प्लॉय मोर डेप्ट सिक्योरिटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर कंपनी के पास ये एश्योर है कि उसका जो कैश इनफ्लो है वो बढ़िया रहेगा, जब कंपनी के पास शॉर्टेज है कैश फ्लो की तब वो ज्यादा डेप्ट नहीं लेगा. फिर है सेकंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम कह रहे हैं ICR. It refers to number of time company earning before interest and tax cover the interest payment obligation. यानी कि जो कंपनी को ब्याज देनी है उसके मुकाबले उसका जो EBIT है वो कितने गुना है. अगर ICR ज्यादा होगा तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा बोरो फंड लेगी, लोन लेगी, डिवेंचर लेगी, और ICR कम होगा तो वो बोरोड फंड कम लेगी. थर्ड है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो. फिर है आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR. ये एक स्टेप अहेड होता है ICR से. ICR कवर करता है ऑब्लिगेशन जैसे कि इंटरेस्ट है, डेप्ट है, बट जो DSCR है वो टेक केयर करता है हमारा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट. तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस जोड़कर डिवाइड किया जाता है जो भी हमें फिक्स पेमेंट है उनसे. तो अगर DSCR हमारा ज्यादा होगा तो कंपनी जाहिर सी बात है ज्यादा डेप्ट लेगी, और DSCR कम होगा तो बोरोड फंड कम लेगी. फिर देखा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक अनदर क्रूशियल फैक्टर है जो हेल्प करता है डिसाइड करने में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर ROI ज्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से. रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी, डेप्ट की. तो कंपनी क्या करेगी, डेप्ट को प्रेफर करेगी. लेकिन ROI अगर कम है किससे, डेप्ट की इंटरेस्ट से, तो कंपनी क्या करेगी, उसको कम प्रेफर करेगी. कॉस्ट ऑफ डेप्ट. if firm can arrange borrow fund at low rate of interest then it will prefer more of debt as compared to equity. अगर जो फर्म है वो डेप्ट को जो अरेंज कर रही है उसकी जो ब्याज देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ रही है, ब्याज उतनी नहीं देनी पड़ रही है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इजीली डेप्ट को ये रखेगी, भाई उन्हें ब्याज उतनी देनी नहीं पड़ रही. लेकिन अगर उन्हें ब्याज ज्यादा देनी पड़ रही है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोरोड फंड को कम लेगी. टैक्स रेट. हाई टैक्स रेट मेक्स डेप्ट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम before calculating tax, whereas company have to pay tax on dividend paid to shareholders. So हाई टैक्स रेट पर क्या होगा, डेप्ट प्रेफर किया जाएगा, और लो टैक्स पर डेप्ट प्रेफर नहीं किया जाएगा. भाई हाई टैक्स रहेगा तो जो डेप्ट है वो चीपर हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट पेड करनी पड़ती है जो डेप्ट शेयर होल्डर्स पर, वो इनकम से माइनस हो जाती है ना, उसमें हमें छूट मिल जाती है. फिर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अनदर फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. जो हमारे ओनर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ रिटर्न जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे हम EPS कहते हैं. तो एज फार एज डेप्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर देन वी कैन इंक्लूड इन कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर हमारा जो डेप्ट है उससे हमारा EPS बढ़ रहा है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, और EPS नहीं बढ़ रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. फ्लोटेशन कॉस्ट, ये जो दलाली की कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. इट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स. जब हम शेयर्स को इशू करते हैं या डिवेंचर्स को इशू करते हैं उसमें जो हमारा खर्चा होता है उस कॉस्ट को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. तो अगर ये जो कॉस्ट कौन कौन सी होती है, एडवर्टीजमेंट है, अंडर राइटिंग है, स्टैट्यूटरी फीस है. तो इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटी एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट. वेयर एज जब लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होगा किसमें, कैपिटल में, लोन्स एंड एडवांसेस में.
फिर है रिस्क कंसीडरेशन। Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges. Financial risk जब होता है जब कंपनी के पास जो फिक्स्ड चार्जेस हैं इंटरेस्ट के रूप में या प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में या पेमेंट टू क्रेडिटर्स के रूप में, तब उसके लिए रिस्क रहता है। अब यहाँ पर if firm business risk is low then it can may raise more capital by issue of debt। अगर रिस्क लो है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट लेगी, और रिस्क मतलब कम है या ज़्यादा है तो वो कम से कम डेप्ट लेगी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्सेस ऑफ डेप्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। अगर आपने ज़्यादा डेप्ट ले लिया है तो आप और ज़्यादा डेप्ट नहीं ले सकते, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बोरिंग पावर करनी पड़ती है जो हमारे सरकमस्टांसिस पर डिपेंड हो। कंट्रोल के ऊपर, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहता है पूरा का पूरा कंट्रोल अपने पास रखना, यानी कि वो अपने शेयर बेचना ही नहीं चाहता, तो हम डेप्ट को प्रेफर करेंगे। अगर वो बेच रहा है तो हम डेप्ट को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है ना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमारी कंपनी जब शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उन्हें सेबी की गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी पड़ती है। हर कंपनी को ये फॉलो करनी पड़ती है। अगर सेबी की गाइडलाइन इजी है, कंपनी इजीली हमारी जो कैपिटल है वो इशू करेगी, और गाइडलाइंस काफी रिस्ट्रिक्टेड है तो उस पर ये ध्यान देगी। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट में जो कंडीशन होती है वो दो होती है, बूम कंडीशन होती है और रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। तो ये जो कंडीशन होती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करती है। जब कंपनी प्लान कर रही है ज्यादा से ज्यादा एडिशनल कैपिटल निकालने की, तो वो मार्केट कंडीशन देखती है कि इन्वेस्टर्स कैसे कर रहे हैं। डिप्रेशन पीरियड में जो बिजनेस होता है वो स्लो होता है, इन्वेस्टर पैसे लगाने में काफी हिचकिचाते हैं कि वो नुकसान नहीं हो जाए, है ना। उस टाइम में वो क्या करते हैं, बोरोड फंड प्रेफर करते हैं। और जब मार्केट हमारा कैसा होता है, बूम पीरियड पर होता है, इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो हमारा इक्विटी प्रेफर करते हैं। फिर लास्ट में आपको दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। कभी कभी हम दूसरी कंपनी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखकर भी हम डिसाइड करते हैं, उसको देखकर भी हम ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेते हैं। देन आपका लास्ट टॉपिक है ये फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में इन्वॉल्व है एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेट करती है। अभी हमने इसको शुरुआत में पढ़ा भी था पहले पार्ट में, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। जब भी हम लंबे समय का कोई डिसीजन ले रहे हैं, लंबे समय के लिए जो एसेट्स वगैरह है उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट करता है हमारी कंपनी ग्रोथ पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं लंबे समय के लिए, और इनमें जो इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है उसमें काफी सारा पैसा लगता है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड, जैसे हमने लैंड परचेज किया, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी परचेज करी, या तकनीक में कुछ सोई सुधार लाए। फिर इसमें फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि आपको फिक्स कैपिटल करना है नहीं करना। तो इसमें आप सेम वो फैक्टर लगा सकते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के टाइम पर कर रहे थे। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल में दो तरह की कैपिटल होती है। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जहाँ पे करंट एसेट्स ज्यादा है हमारी करंट लायबिलिटी पर। तो इसमें पहले देखा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो भी हमारी करंट एसेट्स है उसका टोटल कर दो। करंट एसेट्स क्या होती है, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है उसे कन्वर्ट कर दो या उसका टोटल कर लो, उसको हम कहते हैं हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें फिर आपको नेट वर्किंग कैपिटल भी दे रखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कौन कौन सी हमारी करंट एसेट्स होती है, इन सबको जोड़ दो जो जो दे रखी है, तो हमारी क्या हो जाएगी वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब भी हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने में आप क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब अगर आपका जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग करने का है, रिटेल शॉप है आपको, तो आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर हो या होलसेलर हो, आप सामान खुद बनाना पड़ रहा है, तो आपको करंट एसेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, बिजनेस है, वो बड़े पैमाने पर है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। छोटे पैमाने पर है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन,
बूम के टाइम पर, रिसेशन के टाइम पर, सीजनल फैक्टर्स के हिसाब से ये हमारी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है इनमें से कोई से भी आप 4 से 5 पॉइंट पढ़ लेना सफिशिएंट रहेगा। तो इतना ही है आपका ये चैप्टर बेसिकली। कुछ पॉइंट और हैं जो देख लेते हैं एक बार अपन, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नहीं, शुरू के ही है, बाकी 5 कर लेना, इजीली हो जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।